नमस्कार। नवभारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जीएसटी हमारे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण टैक्स है और इस टैक्स को जो पहले बढ़ाया गया था उसको घटा दिया गया है। आज हम उसी स्लैब के घटाने पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इसका हमारे समावेशी विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, ठीक हमारे बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर रमाकांत अग्रवाल जी, XISS में आर्थिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हैं। उनके ठीक बगल में बैठी हुई हैं सुश्री सौम्या पीरामल फाउंडेशन में मीडिया देखती हैं, मीडिया प्रभारी हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं श्रीमान मधुसूदन अग्रवाल जी, पैरट मसाले के संस्थापक हैं, साथ ही साथ लोक उद्योग भारती के पदाधिकारी हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं श्रीमान मृत्युंजय शर्मा जी। मृत्युंजय जी उद्योग साथ ही साथ इकोनॉमी के अच्छे जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं। आप तमाम विशेषज्ञों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। विषय की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं कि दरअसल जो ये स्लैब को घटाया गया है वो GST 2.0 क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपसे ही हम लोग शुरू करते हैं कि दरअसल ये है क्या। तो अगर हम लोग अपने दर्शकों को जी GST के महत्व के बारे में पूरा समझाना चाहते हैं जी जी तो मुझे लगता है यहाँ से शुरू करना होगा कि कोई भी देश अपने आर्थिक विकास की गति को हमेशा तेज करना चाहता है जी, और उसको तेज करने में 4 मेन मानक होते हैं। एक को कहते हैं कंजम्पशन, मतलब खाने पीने की चीज़ें जी। दूसरे को कहते हैं इन्वेस्टमेंट, मतलब जो जैसे मधुसूदन साहब जो है निवेश करते हैं। हाँ। तीसरे को कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती हैं। चौथा है नेट एक्सपोर्ट्स, जिसका मतलब है कि हमने जितना का एक्सपोर्ट किया उसमें माइनस कर देते हैं जितने का इंपोर्ट किया। ये चारों मिला करके GDP बनता है। अब इस GDP को बढ़ाने के लिए एक तरीका ये है कि हम अपने कंजम्पशन को बढ़ाएं। अब कंजम्पशन बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर चीज़ें सस्ती हो जाएं तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो GST की जो रेट्स में बदलाव किए गए हैं और उनके दरों को घटाया गया है, उसके पीछे मुख्य मंशा यही है कि हमारे देश की जो आबादी है वो कंजम्पशन अपना बढ़ाए। हमारे GDP का 60% कंजम्पशन से आता है और 60% अगर इसको हम और बढ़ा दें तो उससे क्या होगा कि हमारा GDP बढ़ जाएगा। और अभी जो अमेरिका के ने टैरिफ हमारे ऊपर लगाया है तो उसके अनुसार हमारे ऐसे अर्थशास्त्री मानते हैं कि 0.6% हमारा GDP कम हो जाएगा। तो इसको भरपाई करने के लिए ये तरीका निकाला गया कि ठीक है, हम अपने देश के बाहर सामान अगर कम बेच पाएंगे तो देश के अंदर तो बेच सकते हैं। तो देश के अंदर सामान ज़्यादा बेचने के लिए हम लोगों ने GST की दरें कम की। बहुत अच्छा, ये बड़ी मतलब बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हम उपभोग करते हैं उस उपभोग को अगर बढ़ा दिया जाए तो हमारा जो GDP का जो दर है वो बढ़ जाएगा। मृत्युंजय जी, इसको और ज़्यादा आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छे से प्रोफेसर साहब ने इनफैक्ट एक्सप्लेन किया। और देखिए, एक तो है कि ये जो चारों कंपोनेंट्स हैं C, I, G और X जो बोलते हैं, जो प्रोफेसर साहब ने बताया। दूसरा, इन चारों फैक्टर्स को आप बढ़ाने के लिए कई बार क्या कहते हैं कि देश के अंदर जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोसेसेस हैं, आप उसको जितना स्मूथ करेंगे उतना ये चारों फैक्टर्स करीब करीब थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। तो सबसे पहले तो जो हमारा टैक्स सिस्टम पहले था, मल्टीपल टैक्सेस होते थे। उसमें एक वैट लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज लग रहा है, ऑक्ट्रॉय लग रहा है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लग रहा है। तो वही जो व्यापारी होते तो इतने परेशान हो जाते थे, उनके कंप्लायंसेस पे आप जाएंगे तो मतलब वो टैक्स के लिए कंप्लाई करना अपने आप में एक इंडस्ट्री थी, राइट। और इस GST आज हम जिसको देखते हैं, इसकी बात अब सोचिए 99 से शुरू हुई, जब वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय उससे काम शुरू हुआ और लागू हुआ जाके 2017 में। और इसलिए कई बार कहा जाता है कि GST शायद हमारे आजाद भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म हम उसको बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 2017 में आया, लेकिन उस पर फिर से चूंकि हम शुरुआत कर रहे थे, मल्टीपल टैक्सेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे,
शुरुआत में उससे सबको बदलना संभव नहीं था, तो हमने बहुत सारे टैक्स स्ट्रक्चर्स लगाए, 0%, 5, 12, 18, 28, 40 सब लगाए। कई प्रकार के उसको हम लोगों ने लेकिन अब क्या हुआ है, पिछले 7-8 वर्षों में आप देखेंगे कि जीएसटी के प्रोसेसेस देखिए, उसके टैक्स स्लैब्स देखिए, धीरे धीरे स्मूदन आउट हो रहे हैं, लोग भी अभ्यस्त हो रहे हैं। तो अब सरकार ने क्या कहा कि चूंकि अब उस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं, जीएसटी के आप जो जीएसटी जो सरकार को कमाई भी हो रही थी, उसमें भी आप देखिए महीने दर महीने एक प्रकार से बढ़ोतरी होती जा रही है। हम लोग 2 लाख करोड़ पर मंथ क्रॉस कर चुके हैं इनफैक्ट। तो सरकार को अब लगा कि जो वॉल्यूम्स है हमारा टैक्स कलेक्शन का, वो इतना ज्यादा जा चुका है, तो इससे अपने पास 2 एवेन्यूज बनते हैं। एक तो टैक्स की मात्रा को कम की जाए। टैक्स की मात्रा को कम करने से कई बार ये डर लग सकता है, अरे टैक्स की मात्रा कम कर देंगे तो जीएसटी कलेक्शन वो क्या कम नहीं हो जाएगा। लेकिन तो इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर साहब ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, एक लैफर कर्व बोलते हैं। कई बार क्या होता है, हमें लगता है टैक्स बढ़ाते जाए तो रेवेन्यू बढ़ता जाएगा सरकार का, ऐसा नहीं होता है। जब आप टैक्स बढ़ाते जाते हैं तो बढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें होती है, टैक्स चोरी होती है, आप कंजम्पशन कम हो जाता है, तो बढ़ेगा नहीं, उसका एक ऑप्टिमम पॉइंट है। तो ऑप्टिमम पॉइंट को सरकार को निकालना इंपॉर्टेंट होता है। तो अब सरकार को लग रहा है कि इतना हमारा टैक्स कलेक्शंस ऑलरेडी है, तो हम टैक्स स्लैब्स को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, उससे जो कंजम्पशन बढ़ेगा। अब जैसे फूड प्रोडक्ट्स पे ही हम देखते हैं, जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स अभी तक हम उस पर आते हैं। मुझे ये लगता है मृत्युंजय जी कि हम लोग जो टैक्स की का जो मतलब व्यवस्था थी, वो ईजी की तरफ, आसान रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। मधुसूदन जी क्या ऐसा नहीं, जैसे शुरू में जब आया था जी जी। तो जितने भी व्यापारी हैं सब काफ़ी उससे घबरा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अब लगने लगा, माने इजी होने लगा, बहुत इजी हुआ भी है, बहुत आराम हुआ है। अब ये सब होने से मेरे को लगता है कि और आराम होगा व्यापार में, मतलब हम लोग इजी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। सौम्या, आप क्या आपको लगता है कि ये जो सिस्टम डेवलप हुआ है जी 2.0, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो मेरे हिसाब में सबसे पहले तो ये जो स्कीम निकाली गई है, ये जो रिजाइम है, ये एक फ्री स्पेस है लोगों के लिए जी। इसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया गया है जो हमारा सैलरी क्लास है, जो हमारा मिडिल क्लास है, इनको सबसे ज़्यादा वो पावर दी गई है इस बार कि हम ये चीज़ें टैक्स वाला जो पार्ट है, जिसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में सर हेल्प करेंगे, इकोनॉमिक्स की भाषा में टैक्स ब्योयेंसी के नाम से हम इसको समझते हैं, जहाँ पर हमारा एम ये होता है और भारत सरकार का भी एम ये है कि हम टैक्स के बेस को इतना बढ़ाएं कि भारत जो 142 करोड़ का जो पॉपुलेटेड देश है, ये समा सके। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंजम्पशन के एरेना में आए, जैसा कि सभी बात कर भी रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंजम्पशन के एरेना में आए और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो। तो ये जो चैनल है, इसको समझते हुए डिमांड ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन तेज़ होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो चैनल ऑफ सप्लाई भी हम तेज़ कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि GST 2.0 जो रिफॉर्म आई है, ये काफ़ी वेलकमिंग है और आम जनता के लिए एक सेफ स्पेस है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये चर्चा अब थोड़ा सा और हम इसको बढ़ाते हैं, और जो GST 2.0 का जो ये स्लैब हम लोगों के सामने में, ये जो स्ट्रक्चर सामने में आया है, इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे जनता पर, देश पे, अर्थव्यवस्था पे? ये गौतम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस सवाल को जवाब देने के पहले आपसे मैं 30 सेकंड का समय चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर है कि ये GST 2.0 में क्या स्ट्रक्चरल बदलाव आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले 0%, जैसा अभी शर्मा जी ने कहा, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये 5 अलग अलग रेट्स थे जी। और उसके ऊपर 28% के ऊपर भी बहुत सारे सेस वगैरह लगाया जाता था, जिससे बड़ी बड़ी गाड़ियों को जब आप खरीदते थे तो 50% तक टैक्स उसमें लग जाता था। अब भारत सरकार ने सिर्फ 3 स्ट्रक्चर बना दिया है। एक को कहा स्टैंडर्ड, एक को कहा मेरिट और तीसरे को कहा डीमेरिट। स्टैंडर्ड रेट्स का मतलब हुआ 5% और मेरिट रेट का मतलब हुआ 18% और डीमेरिट रेट हुआ 40%। अब जो पहले 12% में जो हुआ करती थी
99% ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जी, को जी। अब 5% में ले आया अच्छा, गया। 99% प्रोडक्ट जो है वो अब 12 से 5 आ गया है, जी 12 से 5। और बहुत सारी चीजें जो 40% में थी उनको अब 18% में 28 में थी, उनको 18% में ले आया गया। और जो 50% जिस पे लग रहा था उसको 40% में लाया गया। आपने पूछा कि इकोनॉमिक इंपैक्ट उसका जी। देश पर क्या पड़ेगा, जी। तो आप देखिए हमारी देश की जनता को मेन हेल्थ केयर चाहिए, बिल्कुल। पहले तो। उसके अलावा जो हमारा कृषि प्रधान देश है, वो कृषि में उसके लिए क्या फायदा हो रहा है, तो 2 एग्जाम्पल मैं आपको खाली दूंगा। हेल्थ केयर में आज हमारे देश में खर्च सबको पता है कि कितना बढ़ गया है। डॉक्टर्स की फीस, दवाइयाँ, सर्जरी कितना बढ़ गया है। तो उसका उपाय क्या है? उसका एक उपाय है इंश्योरेंस लेना। इंश्योरेंस पर पहले 18% की रेट से जीएसटी लगता था, अभी 0% कर दिया गया है। अच्छा, ये जितने भी हेल्थ से संबंधित जो ये इंश्योरेंस प्रीमियम थी, प्रीमियम उन उसको पर 0% 18% से घटा के 0% कर दिया गया है। तो बड़ा लाभ है भाई। बहुत बड़ा बात है। तो इससे बहुत सारे लोग जो इंश्योरेंस प्रीमियम दे पाने की स्थिति में नहीं होते थे, अब वो उसको खरीद पाएंगे। तो कम से कम उनको स्वास्थ्य सुविधा आराम से कैशलेस मिल सकेगी। दूसरा, हमारे कृषि प्रधान देश में क्या फायदा होगा? ट्रैक्टर को 18% से 5% के रेट में ले आया गया है। तो जो किसान भाई हमारे ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते थे, अब वो खरीद पाएंगे, क्योंकि उससे उनको हजारों रुपए बचत होगी और उसके चलते वो अपना ट्रैक्टर खरीद पाएंगे। उसके अलावा इक्विपमेंट्स, जितनी भी तरह की इक्विपमेंट्स होती हैं वो, अच्छा, दवाइयाँ, जो क्रिटिकल दवाइयाँ होती हैं कैंसर के लिए, जो रेयर डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस, उन पर एग्जेम्पशन कर दिया गया है। एक लिस्ट होता है, एग्जेम्पशन का लिस्ट। उसमें मेरे ख्याल से, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो मेरे ख्याल से करीब 100 ऐसी दवाइयों का नाम अभी इंक्लूड किया गया है जिस पर दवाइयों पर टैक्स ही नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपको इस जीएसटी 2.0 के चलते हमारे कंजम्पशन पैटर्न पर, क्योंकि साबुन, तेल, एसी, टीवी और हमारी गाड़ियां, जो छोटी गाड़ियां और बड़ी गाड़ियां, सबको उस पे रेट कम कर दिया गया है, जिसके चलते अभी ऑटो सेक्टर को बहुत बड़ा एक बल मिला है। और ऑटो सेक्टर को बल मिलता है तो फिर आप समझिए कि उनकी जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कंपोनेंट्स बनाती हैं, सारी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है। तो अभी ये जो आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, मेरे ख्याल से ये भारत में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में चेंज लाया गया है और इसका बहुत आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। मृत्युंजय जी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इकोनॉमी पर इसका? तो एक तो जो हम लोगों ने इसके पहले बात की कि कंजम्पशन इससे बढ़ेगा। आम व्यक्ति, कुछ सामान सस्ता हो रहा है तो ज़्यादा खरीदेगा। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। सिंपल फूड प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो पहले फूड प्रोडक्ट्स 5% में भी थे, थोड़े जैसे चॉकलेट है तो 12 में चले गए, थोड़े और प्रीमियम वाले तो 18 में चले गए। अभी फूड प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट 99% आप देखें सब 5% में आ गए। प्रीमियम चॉकलेट भी है तो 5% में। तो कंजम्पशन बढ़ा। एफएमसीजी एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे इकोनॉमी का। साबुन, शैम्पू में बहुत सारे 12%, 18% में, सब 5% में आ गए। तो ये पूरा कंजम्पशन बढ़ेगा हर तरफ से। एक कंपोनेंट ये है। दूसरा, जब कंजम्पशन बढ़ रहा है, जीएसटी देखिए, जीएसटी क्या है? मल्टी स्टेज टैरिफ। मल्टी स्टेज का क्या मतलब हुआ कि जो एक छोटा गुड प्रोड्यूस कर रहा है वो उस पर जीएसटी लगा के अपने अगले वाले को देगा, बड़ा मैन्युफैक्चरर को, वो उससे बड़े मैन्युफैक्चरर को देगा। तो चूंकि जीएसटी आप कम कर रहे हैं, तो जो इनपुट कॉस्ट है किसी मैन्युफैक्चरर का, मैं जो सामान लगा रहा हूं अपने मैन्युफैक्चरिंग में, उसका भी कॉस्ट कम हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा है। तो जो दूसरा कंपोनेंट हम लोग बात कर रहे थे जीडीपी में, इन्वेस्टमेंट की, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि मेरे को इनपुट चीजें अब थोड़ी कम मिल रही है और दूसरी तरफ मेरा कंज्यूमर का डिमांड भी बढ़ रहा है। तो मेरे लिए दोनों तरफ से फायदा हो रहा है। तो इससे पूरी इकोनॉमी में एक तरफ से आप देखेंगे कॉन्फिडेंस आता है। मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरे आने वाले महीनों में सामान ज्यादा बिकने वाला है, और दूसरा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये मेरा कम जाने वाला है। और बेसिकली आप देखेंगे कि सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, तो चाइना ने आज जो ग्रोथ किया है वो एक्सपोर्ट्स लेड किया है, लेकिन हमेशा सब बोलते हैं कि वो बहुत खतरनाक रास्ता है, क्योंकि वो दुनिया को माल बेच रहा है। कल को दुनिया में कुछ भी ऐसे जियोपॉलिटिकल कंडीशंस आते हैं तो चाइना को नुकसान होता है। प्लस वो सस्टेनेबल नहीं है। कल को और भी ऐसे कंट्रीज आ सकते हैं और आ ही रहे जिनका लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है।
तो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा वो प्रोडक्शन। लेकिन कोई भी इकोनॉमी जो कंजम्पशन लेड है या अपने यहाँ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेड है, वो इकोनॉमी सस्टेबल है, वहीं के लोग हैं, उन्हें ही खरीदना है, वहीं के लोगों को इन्वेस्ट करना है। उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी अभी हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी क्या है, उसके पास पैसा होगा तो वो खर्च करेगी, और वो तब प्ले में आता है जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि हम इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट कर रहे हैं तो स्पेंड करना पड़ेगा। तो दोनों कंपोनेंट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, दोनों इससे बहुत पॉजिटिवली बहुत 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 अच्छा मृत्युंजय जी। सौम्या जी, एक बात मृत्युंजय जी ने बताया कि भाई इकोनॉमी पर तो मतलब काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो आर्थिक मामले में जो आम लोग होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं जी। तो आम लोगों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे कि मैंने इससे पहले भी साझा जी। किया कि जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा पैसा लोगों के पास आएगा, इसको हम इकोनॉमिक्स के शब्दावली में थोड़ा सा पिरोते हैं। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। इसका एक ग्राफ बनता है जहाँ पर एक्स एक्सिस में हम कंजम्पशन लेते हैं, मतलब हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, जी। और वाई एक्सिस में हम लेते हैं इनकम, जो पैसा हमारे पास है, या लेट्स से डिस्पोजेबल इनकम, जो हम टैक्स कटने के बाद जो हमारे पास बचता है वो हम लेते हैं। अब जितना ज़्यादा इनकम हमारे पास रहेगा, सब कट वट के बचा के जो पैसा हमारे पास है, ये जो बच रहा है, लेट्स से मेरे पास 100 रुपये बचते हैं। अब GST के लिए मैंने GST जो कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने कुछ खरीदा तो उसमें जो पैसा लेट्स से 5 रुपये एक्स्ट्रा मेरा गया, तो भी मेरी अच्छी खासी थोड़ी सेविंग्स बच रही है, मेरे हाथ में पैसे हैं इतने कि मैं अगली बार कहीं पर इन्वेस्ट कर सकूं, या सिर्फ कंजम्पशन ना देखूं, इन्वेस्टमेंट का भी एक मेरे पास मोटिव रहेगा। तो ये प्रधानमंत्री जी ने पंचरत्न की बात कही थी अपने स्पीच में, जब ये GST रिफॉर्म्स के बारे में बात हुई, तो उन्होंने क्वालिटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स की बात कही थी। इसमें उन्होंने अपने भाषण में इस बात को लाया था, और उन्होंने कहा था कि हम जो भारत के आम नागरिक हैं उनके क्वालिटी को और इन्हांस करने की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो हम आज़ादी से लेकर अब तक तो ये सुनते ही आए हैं कि हम अभी जीना खाना ही देख रहे हैं, लेकिन अब जाकर जो है सो क्वालिटी लाइफ की तरफ जी 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 बढ़ बिल्कुल। रहे हैं। जी। मधुसूदन जी, जी। व्यापारियों पर क्या इसका इम्पैक्ट? ये जो व्यापारियों पर जैसे व्यापार और व्यापारी, व्यापार पर भी, जैसे मान लीजिए हम लोग, मैं एक उत्पादक हूँ जी, तो हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं अपने फैक्ट्री के अंदर में, तो उन सब में बहुत सारा सामान है जिसका कि GST कम होगा, तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट तो मिलेगा ही हम लोगों को, और उससे हम भी मान लीजिए हमारी प्रॉफिट अगर बढ़ेगी तो हम भी रेट को कम कर पाएंगे, उसका ये बेनिफिट मिलेगा। ये सब जितने भी देश की बड़ी कंपनियां हैं सब अपने अपने प्रोडक्ट पर घटा रही है, रेट घटा रही है। मतलब घटाना तो चाहिए, तभी इसका वो तो शुरू हो प्रधानमंत्री गया, जी वो का तो जो दिख रहा है। जी जी नहीं, इसमें सबसे बड़ा एक डर ये है जी। कि सरकार ने तो कम कर दिया, अब कंपनियां एक बार कम कर देगी और फिर धीरे धीरे दाम बढ़ा करके उसी जगह पहुंच जाएगी, तो फिर कंज्यूमर को कोई बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा। तो कोई ऐसा संस्था कोई बननी चाहिए जो कि इस पे नज़र रखे कि भाई ये रेट जो कम हुआ ये मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। ये जो अभी जो इन्होंने कहा कि भाई एक जो रेट कम करने से, रेट अधिक करने से, या इस प्रकार से उसका क्या बेनिफिट है? तो बहुत सिंपल सी बात है चौधरी साहब कि अगर आप रेट कम करते हैं तो आपको चीज़ें सस्ती मिलती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जब चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो आप या दो ही काम कर सकते हैं, या तो अपने पैसे जो आपके हैं उसको उसमें से कुछ ज़्यादा बचा लें, मतलब सेविंग कर लें, और सेविंग करेंगे तो कहीं ना कहीं निवेश भी करेंगे, तो फिर वो निवेश करेंगे, तो वो जैसा कि शर्मा जी कह रहे थे कि C+I, तो आप कंजम्पशन नहीं करके अगर सेविंग किए तो आप I मतलब इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, या फिर आप कंजम्पशन करेंगे। तो ये जरूर हम लोग इकोनॉमिक्स में सबको अलग अलग करके देखते हैं, C है, I है, G है, X-M है, लेकिन हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही कंजम्पशन आपका ज़्यादा हुआ तो
आपका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको तो सामान ज़्यादा बनाने होंगे, बिल्कुल। आपको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, सप्लाई बढ़ाना होगा, तो वो तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ही बढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि इसको एक इकोनॉमिक्स में विशस नहीं, वर्चुअस सर्कल बोलते हैं, वर्चुअस साइकिल, इसको वो थोड़ा- स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। वर्चुअस साइकिल मतलब एक अच्छी चीज हुई, उस अच्छी चीज के चलते बहुत सी अच्छी चीजें और होंगी। जैसे अभी मैम ने कहा कि अगर आप कंजम्पशन बढ़ा देंगे तो उसका एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन का एक इन्होंने बात किया, उससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मतलब अगर आप 10 रुपए ज्यादा खर्च किए तो उससे 40 रुपए के बराबर आपका हो सकता है कि इनकम बढ़ जाए। तो उससे एक जो वर्चुअस साइकिल है वो शुरू हो जाता है, और उससे ऐसा लगता है कि इस देश में बहुत तेजी से विकास होने वाला है। लेकिन अभी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मधुसूदन साहब ने बात कही कि कहीं व्यापारी एक बार तो घटा देंगे, लेकिन उसके बाद अगर वो बढ़ा देंगे धीरे धीरे करके, तो जो लाभ अपेक्षित है वो लाभ कंज्यूमर्स को नहीं मिल पाएगा। तो मैंने कल ही या परसों पेपर में पढ़ा कि हमारे जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो पर्सनली मॉनिटर करेंगी इस चीज़ को और देखेंगे कि ये सही इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो वहाँ पर उस पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। लीगल एक्शन की भी बात इन्होंने की है। मृत्युंजय जी, ऑलरेडी जीएसटी के दायरे में हम सब लोग आ रहे हैं, और जीएसटी का जो दायरा और बहुत बड़ी आबादी को इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है, तो समाज के स्तर पर मुझे लगता है कि बूम आएगा। जैसे आपने कहा कि भाई इकोनॉमी में बदलाव आएगा कि बूम आएगा, ऐसा दो शब्द यहाँ पर हैं। देखिए कभी भी इकोनॉमी में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, और आप जैसे बुलिश या बेरिश, मतलब आप अच्छी तरह आने वाली इकोनॉमी पर आप बहुत अच्छे विचार हैं, आप लगता है कि नहीं कम होने वाला है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जीएसटी तो एक फैक्टर है जिसके कारण हमें लगता है कि कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप देखिए और भी ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसका इसको सहयोग मिलेगा। जैसे सबसे पहला तो जो इनकम टैक्स में हमारे चेंज आया स्लैब में, और सबसे बड़ा आज तक का चेंज आप इसे बोल सकते हैं कि 12 लाख रुपए तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। तो जो आप इनकम टैक्स 12 लाख रुपए तक नहीं देंगे वो कहां जाएगा? उसको या तो आप खर्च करेंगे या तो इन्वेस्ट करेंगे। वो एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है उसका इस फाइनेंशियल ईयर में, जो अगले फाइनेंशियल ईयर में जो हमें दिखेगा उसका बदलाव, वो इसको एड करेगा। दूसरा, महंगाई दर की बात कीजिए, इन्फ्लेशन की, हम अभी करीब 1.5-2% के महंगाई दर के आसपास है, जो बहुत ही कम है। आरबीआई का जो मैंडेट भी देखेंगे, आरबीआई को एक मैंडेट होता है, 2014-15 के आसपास लॉ आया था कि आपका एक ही काम है कि देश की जो महंगाई दर है उसको 2 से 6% के बीच रखनी है, आपका और कोई काम नहीं है। और वो अभी उससे भी नीचे चली जा चुकी है। तो इसका फायदा क्या है? जब महंगाई दर इतनी कम है तो आरबीआई के पास अब ऑप्शन होता है रेट काटने का। तो आरबीआई ने जैसे ही रेट काटा तो इसका मतलब क्या है? बैंक्स भी अपने लोन के रेट्स काट सकते हैं। जब बैंक लोन्स के रेट्स काटना शुरू करेंगे तो फिर से कंजम्पशन वाले जितने लोग हैं, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, वो सब बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट वाले जितने लोग हैं लोन पे, वो बढ़ेगा। तो अब देखिए मल्टीपल चीजें एक साथ होती हुई आपको दिख रही हैं, जिसका आपको लगता है कि आने वाले एक साल में, इनफैक्ट मैं 1-2 स्टडीज पढ़ रहा था, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के कारण कहा जा रहा है कि अगले 4-6 क्वार्टर्स में, मतलब 1-1.5 साल के अंदर 100 बेसिस पॉइंट, 100 से 125 बेसिस पॉइंट, 1%, अभी हम अगर 6-6.5% में ग्रो कर रहे हैं तो 7.5% तक हम ग्रो कर सकते हैं। बहुत बड़ा चेंज है ये। डॉक्टर साहब, ये क्या मतलब, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। 1% अगर विकास दर हमारा बढ़ जा रहा है, अभी हम 6.5 से 6.5। हाँ, तो अभी जैसे जब वो ट्रम्प टैरिफ जब हमारे ऊपर लगा जी, तो उसके चलते एक एस्टिमेट आया कि हमारे जीडीपी पर 0.5 से लेकर के 1.0% तक कमी आ जाएगी जी। और ये जो मल्टीपल रिफॉर्म्स जो शर्मा जी ने बात की, पहले तो इनकम टैक्स में कमी, उसके बाद इन्फ्लेशन में कमी, रेट कट बाय आरबीआई, फिर ये जीएसटी में आमूलचूल परिवर्तन, इन सब का जो कंबाइंड इम्पैक्ट है, मल्टीप्लायर इकोनॉमिक्स का इम्पैक्ट लेकर ऐसा उम्मीद है कि 1% तक हम लोग हमारा जो जीडीपी का दर है वो बढ़ सकता है।
और 1% अगर जीडीपी का दर बढ़ता है तो आप मतलब सोचिए कि क्या क्या उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। जी जी। कितने लाखों लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठेंगे, कितने लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने लाखों लोग जो आज आत्महत्या कर रहे हैं वो नहीं करेंगे क्योंकि उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी। तो ऐसा ऐसा इंपैक्ट है उस पर, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं चौधरी साहब, उसका इंपैक्ट सोशल भी है, सामाजिक स्तर पर भी। सामाजिक स्तर पर। आप सोचिए कि अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है तो हमेशा आपके घर के सदस्यों के साथ आपका झगड़ा हाँ, लड़ाई होती है, होती स्वाभाविक है। है। हाँ। तो अब आपको अगर सब्जियां, फल, साबुन, तेल, शैम्पू, एसी ये सब सस्ते में मिलेंगे, एक तो आपका मूड ठीक रहेगा, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। चिड़चिड़ापन खत्म होगा, तो आपके परिवार के सदस्य और आपके बीच में एक बढ़िया तालमेल रहेगा, बढ़िया सामंजस्य रहेगा, आप लोग खुशी खुशी रहेंगे। तो उससे एक आर्थिक और सामाजिक दोनों चेंज आता है। तो इसका ये सौम्या, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि ये जो स्लैब में कटौती किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उससे पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा जी हमारा। जी जी। जी। और ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, कहने के लिए कोई बदलाव नहीं है, ये एक बहुत साझा प्रयास है भारत सरकार का कि हम, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हांस करना। अब तक हम सिर्फ जीना खाना इतने पर ही बिल्कुल, बहुत ज्यादा बिल्कुल, फोकस कर इसी रहे पर थे, फोकस करते रहे हैं। खा लेना है, जी लेना है, लेना है, जी जी। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार का या आम जनता में भी ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रहा है कि हमें सिर्फ खर्च करके और अपना जिंदगी नहीं चलाना है, हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ करनी एक है। जीवन जीने का जो स्तर होता है जी। उसको भी ठीक करना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी का एक टेंजेंट ये भी खुलता है सर कि हम समावेशी शिक्षा भी कर रहे हैं। जैसे अभी आपने ओपनिंग में ही कहा कि हम समावेशी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वैसे ही आज हम 21वीं शताब्दी में हैं और 21वीं शताब्दी के कौशलों के ऊपर भी हम बच्चों के साथ बात करते हैं कि बच्चों में ये डेवलप हो। तो अगर हम ईज नहीं करेंगे सोसाइटी को वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देंगे तो हम नई चीज़ों का भी वेलकम नहीं कर पाएंगे। तो सोशल स्ट्रक्चर चेंज होना मेरे ख्याल से कि एक बहुत वेलकमिंग चीज़ है जो हमें दोनों हाथों से ही इसका वेलकम करना होता है। मधुसूदन जी, मतलब ये परिवर्तन जो है वो क्रांतिकारी परिवर्तन ऐसा कहा जा सकता है? एकदम बिल्कुल सर। कारण कि मतलब इससे जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, तो ये वास्तव में क्रांतिकारी परिवर्तन है। अच्छा अग्रवाल साहब, अभी हम कहीं कुछ पढ़ रहे थे तो ऐसा हुआ कि भाई 4 सेक्टर पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ट्रम्प टैरिफ वॉर जो है उसका। वो जो है ट्रम्प टैरिफ का जो मामला है उससे ऐसा सुनने में आया कि 20 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। तो इससे कितना लाभ मिलेगा अपने को? तो आप देखिएगा, अगर आप गहन अध्ययन करें जी इस परिवर्तन का तो आप देखिएगा कि जहां जहां ट्रम्प टैरिफ की मार ज्यादा हो रही थी जी, उस पर टैक्सेस ज्यादा कम किया गया है। जैसे किस जैसे टेक्सटाइल में यार्न होता है ना, धागा जी, धागा पर 18% था, उसको घटा के मेरे ख्याल से 5% शायद कर दिया गया। उससे क्या होगा? कपड़े सस्ते हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 2500 रुपए तक का अगर आपका कोई कपड़ा है तो आपको सिर्फ 5% देना है उस पर टैक्स। लेकिन 2500 से ज्यादा का है तो आपको 18% देना पड़ेगा। तो अब क्या है कि जो कपड़े की बिक्री है वो भी बहुत उम्मीद है कि काफी 40-50% बढ़ेंगी। तो डॉक्टर साहब, रोजमर्रा का जो जीवन, जो रोजमर्रा के जीवन से जो संबंधित वस्तुएं हैं, हाँ, वो सस्ती हो जाएंगी, वो सस्ती हो रही हैं। प्लस जहां पर ट्रम्प टैरिफ की मार ज्यादा हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि 10 लाख लोगों का रोजगार चला जाएगा कपड़े उद्योग से, क्योंकि वो लोग अपना सामान बाहर के देशों में बेच नहीं पाएंगे, स्पेशली अमेरिका में। तो अब आप सोचिए कि ठीक है, अमेरिका हमारा सामान नहीं खरीद पाएगा तो क्या है, भारत तो खरीद पाएगा। हम खुद हैं, बाजार इतने बड़े हैं कि इसीलिए, और बिल्कुल यही 142 करोड़ है। और यही कारण है कि हमारा देश बाहर के देशों की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। लेकिन आप देखिएगा कि एक जो बहुत कम इस पर बात हुई है जीएसटी रिफॉर्म्स पर जी, वो ये है कि क्या इसका हमारे एक्सपोर्ट पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो अभी
ये होता है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर उनको कोई रिफंड क्लेम करना होता है तो उनका रिफंड सारा प्रोसेसिंग मैनुअल होता है, ऑल प्रोसेसिंग। और अगर 100 प्रोसेसिंग मैनुअल करना हो तो एक ऑफिसर के टेबल पर 20, एक दूसरे ऑफिसर के टेबल पर 30, 40 ऐसे करके लाइन लगी रहती है। और आप सोचिए कि अग्रवाल साहब जैसे एक अगर एक्सपोर्टर हूं और इनका 5 करोड़ रुपया रिफंड आना है, 3 महीने तक अगर आए ही नहीं तो इनका तो वर्किंग कैपिटल अवरुद्ध हो गया, ब्लॉक हो गया। तो अब क्या है, भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि ऑल एक्सपोर्ट रिफंड विल बी प्रोसेस्ड यूजिंग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, इसको भी इंट्रोड्यूस किया है पूरा इसी बार इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि और उसमें उनको एक क्रेडिट रेटिंग दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को। अगर आपका क्रेडिट रेटिंग हाई है तो आपका 100 में से 90% जो प्रोसेसिंग है AI सीधे सीधे IT इनेबल्ड सर्विसेज से आपका तुरंत कर देगा। तो इनका जो अग्रवाल साहब का जो बचा हुआ है, माने फंसा हुआ है 5 करोड़ रुपया, वो एक हफ्ते के अंदर मिल जाए। क्या अग्रवाल साहब, क्या? नहीं, बिल्कुल, इससे मतलब जो अननेसेसरी कैपिटल पड़ी रहती है, आदमी की फंसी भी रहती है, वो तुरंत रिलीज हो जाएगी तो व्यापार में बहुत फायदा मिलेगा इसका। ये होगा ऐसा? जी जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हाँ। कैसे होगा ये? मतलब सरकार के कार्यालय में जो मान लीजिए काम पेंडिंग पड़ जा रहा है वो तुरंत होगा तो उससे रिलीज होगा पैसा। और इसमें सर क्या हो रहा है कि जैसे इसमें बहुत सारा डेटा को कोलेट करना पड़ता है। कोलेट करने का मतलब इस डेटा से इसको मिलाएंगे, इस मिलाने से इसको मिलाएंगे, 3 जगह डाटा मिलाना पड़ता है। अब मान लीजिए मैम हमारी ऑफिसर हैं, ये एक फाइल मंगाएंगी, पहले उस डाटा को देखेंगी, फिर दूसरा फाइल मंगाएगी, उससे मिलाएंगी, तीसरा मिलाएंगी, उससे मिलाएंगी, तो कितना साल लग जाएगा भगवान जाने। तो अभी AI और वो पूरा IT इनेबल्ड सर्विसेज होने से सारा डेटा, जो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डेटाबेस, वो डेटाबेस एक दूसरे से सब लिंक हो जाएगा क्वेरी लैंग्वेज से, और सब विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हर चीज आपकी क्या बोलते हैं उसको प्रूफ हो जाएगा कि आप सही हैं, तो आपको पैसा तुरंत मिल जाएगा। मृत्युंजय जी, इसीलिए किसी ने कहा है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो हाथी की तरह है, चलता तो थोड़ा धीरे धीरे है बट ये प्रभावशाली होता है, और किसी प्रकार का कोई अगर लफड़ा हो तो बहुत ज़्यादा इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा इसका पुराना इतिहास है हमारा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि शायद वो सबसे सही कैरेक्टराइजेशन हो। ये हम लोग बात करते थे 60 और 70 के दशक में, उससे थोड़ा सा 80 तक हम लोग बात करते रहे। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते थे, इंडिया के ग्रोथ रेट को वो बोलते थे कि 3% से ग्रो करेगा, उससे ऊपर नहीं जाने वाला है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि हर चीज के लिए इतना लाइसेंस और परमिट लेना पड़ता था कि इंडस्ट्री लगाने का मतलब है कि आप कितना बड़ा पाप करने वाले हैं। तो और आज क्या है कि जैसा प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि हम लोग, कई लोग तो लगा करके छोड़ करके चले जाते थे। ओ मधुसूदन जी ज्यादा बढ़िया बता सकते हैं। सही बात है। इनफैक्ट इंडिया में, और चूंकि मैं HR का स्टूडेंट रहा हूं, तो लेबर लॉज में इंडिया में कंपनी खड़ी करने से ज्यादा कंपनी क्लोज करना की परेशानी, बड़ी कठिन था। आप कंपनी क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो इंसान डरता था कि खोल तो देंगे, बंद करते समय जो हमारी हालत होगी। और आज की बहुत सारी हालत तो दिखा भी, बिल्कुल दिखा है। कई लोग तो बर्बाद हो गए, बिल्कुल। हाँ, आगे तो रेट कट जो हम लोग बात कर रहे हैं GST में भी, देखिए वो एक बहुत लार्जर चेंज, जिसको हम बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बार बार जिसकी हम बात करते हैं, उसका एक आप पार्ट मान सकते हैं। तो उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसा प्रोफेसर बता रहे थे कि जो वर्किंग कैपिटल है वो लॉक नहीं होना चाहिए, मेरा पैसा है तो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए ड्यू डेट तक, मैं उसके लिए क्यों भागूं? मेरा कमाया हुआ है, राइट। तो गवर्नमेंट को खुद एक दिन पे, जैसे इनकम टैक्स में भी क्या होता है, हम लोग फाइल करते हैं, वो ऑटोमेटेड, अगर हमारा रिफंड है तो आ जाता है। आइडियली यही होना चाहिए बिजनेसेस में भी। इन बहुत सारे मुद्दों पे आजकल चर्चा हो रही है, बात हो रही है, एग्जीक्यूट भी हो रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन को किसी भी देश में, दुनिया में मानते हैं कि एक बहुत बड़ा अंग होता है उस पूरी, चाहे देश में आपको सामान एक जगह से दूसरे जगह जाना हो, बहुत बड़ा वो पार्ट दूसरे देशों में ले जाना हो, तो शिपिंग हो, हर चीज में हो। इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन में कहते थे इतनी इनफिशियंसी है, 30 से 40% हमारा कॉस्ट उसी में चला जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो अब 10 से 15% है, उसको अभी हमने बहुत रिड्यूस किया है। रोड्स को हमने बेटर किए हैं, हमारी गाड़ियां बेटर हुई हैं, हमारे पोर्ट्स बहुत एफिशिएंट हो गए। आज के दिन में पोर्ट्स पे टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं कि शिप लगेगा और फिर सामान उतरेगा और हटेगा, इसमें कितना समय लगना चाहिए, पहले महीनों लग जाते थे, अब हम 1 से 1.5 दिन पे आ गए।
दुनिया का शायद सबसे एफिशिएंट पोर्ट सिस्टम हमारा हो गया। तो सोच के देखिए, जो एक्सपोर्ट्स में हो सकता है नुकसान थोड़ा बहुत इधर उधर से हो रहा हो, उसकी भरपाई इससे हो जाएगी कि हमने उसको इतना एफिशिएंट बना दिया है। दूसरा, कई बार मान लीजिए यूएस हमारा सबसे मेजर एक्सपोर्टर नहीं रहा है, जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स है उसका करीब 7-8%, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो हम यूएस को एक्सपोर्ट्स करते हैं। दूसरा, जो हमारी टोटल इकोनॉमी है उस पे भी जो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स है वो एकदम छोटा सिंगल डिजिट नंबर है। तो हम कभी भी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी रहे ही नहीं। बिल्कुल तो अच्छी बात इसलिए कही आपने। उससे बहुत ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं एक दूसरा पक्ष भी मानता हूं। मुझे लगता है कि जो अभी यूएस के साथ एक्सपोर्ट्स का और ये टैरिफ का चल रहा है, मैं इसको भी सस्टेनेबल नहीं मानता हूं। क्योंकि देखिए, ग्लोबलाइजेशन के बाद, WTO के बाद इतना एक तरफा कुछ भी टैरिफ लगा देना बहुत लंबे समय तक पॉसिबल नहीं हो पाता है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा अगर आवाज उठी है इस पूरे टैरिफ के कारण, आप देखेंगे तो यूएस में ही उठी है, उन्हीं के कंपनियों के हम द्वारा लोग उठी है। जितना नहीं किए उतना उनके देश में ही लफड़े हो रहे हैं। तो अब सोचिए उस गवर्नमेंट को कितना प्रेशर होगा। उन प्रेसिडेंट ने वो एप्पल को बोलते रह गए कि आप इंडिया में नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि फ्री कंपनीज है, कोई किसी को ऐसे धमका नहीं सकता है या प्रेशराइज नहीं कर सकता है। तो उस सेंस में मुझे लगता है कि इंडिया एक बहुत रोबस्ट इकोनॉमिक पाथ पे है, जिसमें हमारे जो कंपोनेंट्स है इकोनॉमी के, उस पे कोई एक दो शॉक से ऐसा नहीं होगा कि अचानक से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो एकदम जो बैलेंस्ड इकोनॉमी बोलते हैं ना, कंजम्पशन एक मेजर है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपने आप में ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है सेंटिमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट बहुत स्पेंड कर रही है, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स देखिए आप, एयरपोर्ट्स में देखिए, हम लोग डबल कर दिए एयरपोर्ट को पिछले 8-10 सालों में, राइट। आप और रेलवे- तेज भी, गति भी तेज हो गया है। आज ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हो गया है। ऐसे ऐसे जगहों पे एयरपोर्ट है, 5 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि पूर्णिया में एक एयरपोर्ट होगा, कि दरभंगा में एक ऐसा एयरपोर्ट होगा, सोच नहीं सकते। जिसको 2 साल में एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पे ट्रैफिक हो जाएगी, कोई सोच नहीं सकता था। तो इनके कारण मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक पाथ है इंडिया का, और ये आप देखेंगे जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, जितने भी इकोनॉमिक एजेंसीज हैं जो इंडिया का ग्रोथ प्रेडिक्ट करती हैं, आप सब में देखिए, सब के सब सबसे ज्यादा अगर बुलिश हैं किसी इकोनॉमी पे पूरे वर्ल्ड में, तो सब इंडिया पे रहते हैं। बिल्कुल ठीक। मैडम, 2 पार्ट हैं, गुड्स हैं और सर्विस हैं। तो सर्विस पर कितना इस पर, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो सर्विस पर ज़्यादा डिपेंड करती है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मेरे विचार में एक तो सबसे पहली चीज़ कि हम फिर से आज से 6 साल पहले भी हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को एक बहुत फ्लैगशिप टॉपिक की तरह निकाला था। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तब भी इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए था, और आज के दिन में भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब बिजनेस की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि ये गुड्स भी आता है इसमें, और सर्विसेज का भी एक बड़ा सा वो बंच होता है, एरिया होता है, राइट। तो इसमें गुड्स की अभी तक हमने बात कर ली, अब हम सर्विसेज में भी यही देख रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि एजुकेशन से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, इन पर 0 टैक्सेस लग रहे हैं, नील टैक्सेस हैं अब इस वक्त। तो अभी इस वक्त यही हो रहा है कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से हम ये बात अभी कर भी रहे हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ हम थोड़ा मूव कर रहे हैं, जहाँ सेंटर और स्टेट दोनों साथ आ रहे हैं। ये एक बहुत बहुआयामी बात है ये, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, और अगेन जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि ये बहुत होपफुल एक रिजाइम है, और सरकार भी काफ़ी ज़्यादा होपफुल है, लोगों के लिए सेफ स्पेस क्रिएट कर रही है। साथ ही साथ ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी आया कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ अब आगे बढ़ें, सेंटर और स्टेट को अपना एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां साथ में आकर हम गुड्स सर्विसेज जिस पर भी है वो प्रभावी नियम बना सकें, या उस पर एक साझेदार प्रयास बढ़ा सकें। डॉक्टर साहब, वो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मैडम ने बात की, फिर गुड्स का तो ठीक है, गुड्स पर तो हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा की, लेकिन सर्विस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके कारण हमारी इकोनॉमी काफ़ी मजबूत हुई है। तो कहाँ ये सर्विस सेक्टर पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो मेन फोकस है जी वो गुड्स पे ही है, क्योंकि उसमें जो रोज़मर्रा जीवन की जो चीज़ें होती हैं जी, उन पर ये ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि उन पर टैक्सेस कम कर दिए जाएं, लेकिन उनसे एसोसिएटेड जितने भी सर्विसेज हैं वो सर्विसेज में भी टैक्सेस ऑटोमेटिकली कम हो गई हैं, ऑटोमेटिकली। जी।
और जैसे हॉस्पिटल सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विसेज है या नर्सिंग होम की सर्विसेज हैं, सारी चीज़ों पर टैक्सेस को कम कर दिया गया है। जैसे आपने बताया कि वो मतलब इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, जो आपको इंश्योरेंस की जो सर्विसेज मिलती हैं वो क्या है, बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपनी जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है, वो सर्विस पर आपको टैक्स अब 18% नहीं 0% देना है। तो उससे आपकी जो सर्विसेज जो हैं, बहुत बड़ी मात्रा में सर्विसेज पर भी छूट दी जा रही है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एक लेकिन अभी समस्या आई है जी। वो ये है कि देश के नाम पर अभी सारे स्टेट्स भारत सरकार के साथ हो गए हैं जीएसटी 2.0 को लागू करने में, लेकिन लोगों का अभी बहुत सारे स्टेट्स का ये मानना है कि इसके चलते उनका जो रेवेन्यू है जीएसटी का वो कम हो सकता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा। तो उससे हो सकता है कि कुछ खटास स्टेट और सेंटर के बीच में आए, लेकिन पहले भी कॉम्पनसेशन सेस लगा करके उनको हाँ, उनको पूरा कॉम्पनसेशन किया दिया जाता रहा था, है। और अभी भी ये पूरा एश्योर किया जा रहा है कि आपको कोई भी तरीका ऐसा कोई भी नुकसान नहीं होगा, जो भी उसका घाटा होगा वो भरपाई भारत सरकार करेगी। तो मेरे ख्याल से ये इनिशियल हिकअप है, लेकिन इसको मुझे लगता है कि आगे चल करके भारत सरकार इस इशू को भी पूरा एड्रेस कर देगी, और भारत सरकार जब एश्योर करती है तो जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनको मानना चाहिए। बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट की बड़ी अच्छी आपने बात की है कि मतलब ईजी तो हुआ है, लेकिन एक 2.0 से ट्रांसपोर्ट पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक मेजर सेक्टर है डेवलपमेंट का। जी दो चीज़ें, एक तो ट्रांसपोर्ट खुद में एक इंडस्ट्री है, और दूसरा ट्रांसपोर्ट दूसरी इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करती है, क्योंकि रॉ मटेरियल इधर से उधर ले जाना और फाइनल जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है उसको इधर से उधर ले जाना। अब इसमें भी बहुत सारे एफिशिएंसीज आए हैं जीएसटी के कारण। एक तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट एज ए इंडस्ट्री, जो टैक्सीज चलती हैं, कैब्स चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं, वो अपने आप में फ्लरिश करेंगी। वो तो दिख रहा है, वो दिख रहा है, दिख रहा है वो जो रेलवेज है, वंदे भारत है, फ्लाइट्स है, वो सब आपको दिखेगा। नहीं, और सामान्य जो हम जो शहरों में जो उबर है, ओला है, इस प्रकार की बसेस की क्वालिटी है, हाँ, सब कुछ आपको दिखेगा। बिल्कुल। दूसरा, जब वो दूसरी इंडस्ट्री को केटर करती है, उसमें आप देखिए जब पहले मल्टीपल टैक्स रिजीम्स होते थे तो क्या होता था कि कोई एक ट्रक जब सामान लेके, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश्ड गुड हो, वो सामान लेके जब बॉर्डर क्रॉस कर रहा है स्टेट का, तब बड़ी समस्या होती थी। बिल्कुल आपने तो सही 3 दिन तो उसे वहीं पे हाँ। मतलब एक तरह से कैंप कर जाना है, वो पार करने के लिए बस वो बैरियर एक और तरह से कृषि से संबंधित जैसे मतलब बिहार का केला, हाँ, वो खराब हो जाता था, खराब हो जाता था। जी। करेक्ट। अब उसमें सोचिए 3 दिन में कई सारे पेरिशेबल आइटम जो आपने बोले, जैसे तो ऐसे खाने वाले हो तो खराब भी होंगे। वो 3 दिन का कॉस्ट, चाहे वो ट्रक के पार करने का, वो ड्राइवर का कॉस्ट, वो 3 दिन तक जब सामान वहां नहीं पहुंच रहा है उसका कॉस्ट, ये कौन बेयर करेगा। ये इनएफिशिएंसी में हम इसको डाल दे रहे थे। अभी क्या हो रहा है, जब एक इंटीग्रेटेड आपके पास टैक्स रिजीम है, पूरे देश में एक टैक्स है, वो भले ही बट रहा है, आप उसको बांटने के लिए लिख दे रहे हैं कि सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी, वो आधा आधा बट जा रहा है, लेकिन एसेंशियल आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप एक दे रहे हो, वो आपस में वो बिल में बट के आ जा रहा है, बस आधा आधा। तो जब एक टैक्स है, आपको पता है कि टैक्स के कारण कहीं भी किसी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाने में कोई कंप्लायंस जो हो ही नहीं सकता है, तो उस पर कोई बात ही नहीं करनी है। बेसिकली आपको बोलना ही नहीं है कि वहां कितना टैक्स दिया, यहां कितना टैक्स दो। इसके उदाहरण के रूप में हम साफ साफ देख सकते हैं कि झारखंड के जो रांची का बिन है वो बिहार में भी बिक रहा है, कोलकाता में भी बिक रहा है और दिल्ली में भी बिक रहा है, और वहां की चीजें यहाँ भी मिल रही है। बिल्कुल। पूरी दुनिया का इनफैक्ट देखिए, सबसे सिंपल फिलॉसफी है कि जितना आप ये स्मूथ करें, ग्लोबलाइजेशन का पूरा लॉजिक क्या था कि अगर किसी सामान को आप कहीं से कहीं जाने में जितना ज्यादा स्मूथ करेंगे, आप पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। वो जो एक पाई को बढ़ाना बोलते हैं, पूरी इकोनॉमी को आप पुश कर रहे हैं ऊपर। तो इनफैक्ट पूरा जो यूरोपियन यूनियन है आज तक यही कोशिश कर रहा है, जो उसने पूरा फिस्कल यूनियन बनाया, कि किसी प्रकार से वो सारे देश कहने को अलग अलग रहे, सॉवरेन रहे, लेकिन सामान का लेन देन, आना जाना, लोगों का वो इतना फ्री मूवमेंट हो जाए कि वो एक इकोनॉमी की तरह काम करे। लेकिन हम कुछ वर्षों पहले तक क्या काम कर रहे थे, वो राज्य एक तरह से अलग अलग देश की तरह काम कर रहे थे, इकोनॉमिक यूनिट्स की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। आज इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, रिजीम में, जीएसटी में, वो एक इकोनॉमिक यूनियन बन गया है। तो पहला एम पूरी जीएसटी का था कि एक इकोनॉमिक यूनिट बने पूरा देश, जो आज हम एक्चुअली अचीव कर चुके हैं। उसमें कुछ हिकअप्स हो सकते हैं, फिर भी अभी भी वो ई वे बिल्स और ये सब में थोड़े बहुत आते हैं, अभी भी वो बैरियर्स पे चेकिंग होते हैं, लोअर लेवल इनएफिशिएंसीज होती है, वहीं के थानेदार का मन किया तो
थोड़ी देर रोक लिया, बट फिर ही मुझे लगता है कि बहुत हद तक मतलब ये सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम Correct. नहीं है। और धीरे धीरे जो ये थोड़ा बहुत इनएफिशिएंसी है वो आप देखेंगे अपने आप खत्म होते जाएगा, क्योंकि वो जो लोग हैं वो भी आवाज उठाएंगे कि आप हमें रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। और वो धीरे धीरे आप एकदम वो उसको हटता हुआ देखेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ट्रक्स जो हैं वो बॉर्डर्स क्रॉस कर जा रही है बिना किसी के पूछे। जैसे हम गाड़ियों में खुद ट्रैवल करते हैं, ट्रक्स क्रॉस करेंगी अनलेस कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि उसमें कोई ऐसा सामान जा रहा है जो गलत है, काउंटरफिट है, ऐसा कुछ है, आपको ट्रक रोकने की जरूरत ही नहीं कहीं भी। तो इससे पूरी इकोनॉमी की अगेन जो ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं वो मैसिव हो जाएगी, उससे बहुत फर्क आएगा। हाँ, अच्छा, मृत्युंजय जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो सीधे 1% बढ़ जाएगा। इसका क्या कैसे मतलब लगता जैसे है? अभी हमारा इकोनॉमी $4 ट्रिलियन, अगर मेरा सही अनुमान है तो जी। अब $4 ट्रिलियन अगर आप सोचिए कि 6% से बढ़ रहा हो तो वो मतलब कितना हो गया, 6 बिलियन हुआ, $60 बिलियन हुआ शायद। अब $60 बिलियन की जगह $70 बिलियन बढ़ेगा, मतलब 1% बढ़ने का मतलब है कि $10 बिलियन से ज्यादा आपका बढ़ जीडीपी जाएगा, बढ़ गया। बिल्कुल। और एक चीज जो बहुत कम लोगों ने इसको नोटिस की है जी। वो ये है कि ये रिफॉर्म्स एक सामाजिक न्याय के भी तरफ एक तरफ बढ़ कदम रहा है। है, वो बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कैसे है कि एक टैक्स सिस्टम होता है, उसको कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जिसमें गरीबों को अमीरों की अपेक्षा ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। जैसे अगर मेरी इनकम 100 रुपए है जी। और मैं जीएसटी 10 रुपए देता हूं तो 10% मेरा जीएसटी में पेमेंट हुआ। जी। आपकी इनकम 1000 रुपए है, आप भी 10 ही रुपए दे रहे हैं, तो आपने तो सिर्फ 0.1% पे किया, जी। तो आपके पास पैसा भी ज्यादा और टैक्स भी कम दिया आपने। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बाटा में जूता लेने आप जाएंगे तो आप चूंकि अमीर हैं तो आपसे ज्यादा जीएसटी लेगा और हम गरीब हैं तो हमसे कम जीएसटी लेगा, ऐसा तो है नहीं। तो उसीलिए उसको रिग्रेसिव बोलते हैं। अब क्या है कि अगर ये टैक्स रेट कम हुआ तो आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि किस पर सबसे ज्यादा बोझ कम पड़ा। सामाजिक न्याय की दिशा में भी बहुत बड़ा उठाया कदम। गया एक बहुत बड़ा ये कदम एक तरह है। से रिग्रेसिव जो स्ट्रक्चर है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, वो उसको थोड़ा सा एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। इनकम टैक्स ठीक है, आपके पास जितना ज्यादा पैसा है आपको टैक्स उतना ज्यादा देना होगा, वहां पर प्रोग्रेसिव है। लेकिन जीएसटी जितना भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है वो बहुत रिग्रेसिव होता है। तो जैसे ही इस टैक्स को आप कम करते हैं, सबसे ज्यादा फायदा जो समाज में कम पैसे कमाने वाले लोग हैं उनको होता है। सबसे कमजोर तबके के लोग उनको हैं, ज्यादा फायदा उनको बहुत ज्यादा फायदा बहुत होता बचता है उनका ना। और फिर जो मैम ने कहा एमपीसी उनका बढ़ता है, एमपीसी उनका देखिए आप सोचिए कि बहुत बड़े कोई आदमी हैं तो उनका एडिशनल इनकम 5 करोड़ का हो जाएगा तो और खर्च कितना ही कर लेंगे वो। और अगर 500 रुपया कमाने वाले का इनकम अगर 600 हो जाए तो वो तो पूरा खर्च कर देगा, पूरा खर्च कर देंगे। है ना। तो आप सोचिए कि अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो किसका इनकम बढ़ाने में फायदा है? कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से गरीबों का जो गरीब हैं उनका इनकम बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वो कंज्यूम ज्यादा करेंगे। तो इसलिए आप सोचिए सामाजिक न्याय, उनका स्वास्थ्य पर, उनके कंजम्पशन पर, मतलब एक मेरे ख्याल से इसका तुरंत तो नहीं लेकिन कोई 1 साल 2 साल में इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा तो मैडम दिखने ने लगेगा। जो कहा कि हाँ। हम केवल जीना खाना हाँ। करते थे अब या खुशहाली सोचते रहेगी। थे, हाँ। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल हम जी। लोग करेंगे। Absolutely। तो इसका और ज्यादा समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैडम? सर मुझे सबसे पहला जो तुरंत दिखता है जी। वो है कि बड़ा आसान सा एजुकेशन हमारा बूम करेगा। मैं देख रही हूँ रोज़ और ये मेरे एक्सपीरियंस में भी है, अनुभव में है कि हम बच्चों को, मैं झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ ये चीज़ें आपको कि झारखंड में अभी हम जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप देखिए कि बिल्स भी या जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो भी इस तरीके की ज़्यादा हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में लेकर आएँ। प्लस जैसे मैंने इससे पहले भी 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर बात की, 21वीं शताब्दी के कौशलों के ऊपर उसके टॉपिक को लेकर मैं आई थी।
अभी पूरा फोकस आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी उठाकर देख लीजिए, ये भी यही कह रहा है कि भाई हम 21वीं शताब्दी के कौशल अपने बच्चों में कैसे और दुनिया लेकर आ की सकें। चुनौतियों से कैसे सामना कर सकते हैं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है वूका वर्ल्ड कि जो अनसर्टेनिटी है ना, जैसे अभी वॉर की सिचुएशन आ जाती है, कभी कभी इस तरह के जो टैरिफ इम्पोजिशन है वो हो रहा है, तो ग्लोबल लेवल पर जो चुनौतियां आ सकती हैं, पर्यावरणीय जो परेशानियां, क्लाइमेट चेंज के कारण है। उससे रिलेटेड जो हो सकता है, तो उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं अपने समाज को इस वक्त। अब अगर हम तैयार भी कर रहे हैं तो सिर्फ समाज को तैयार करने का कोई एक टेंजेंट नहीं हो सकता है ना, हमको एक चेन लेकर चलना होगा समाज में, जो एक जगह से शुरू होता है और दूसरी जगह जाकर शायद कहीं खत्म होता है। उसमें इकोनॉमिक्स भी है, उसमें आपके बजट भी हैं, उसमें शिक्षा भी है, शिक्षा है, उसमें स्वास्थ्य भी है, उसमें आपका लाइवलीहुड भी है। तो ये सारी चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। तो उस दिशा में मुझे फिर से यही लगता है कि जीएसटी जैसा, और ये जो अभी रिफॉर्म आया, ये 8 साल का गैप है अगर हम देखें तो। 8 साल पहले हम जिस जीएसटी को जानते थे, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद तुरंत आया था, उसमें हमने जितना इसके बारे में सुना जाना, उस वहाँ से लेकर आज जहाँ हम खड़े हैं, और जो 22 सितंबर से बदलाव होने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी चेंज है। और ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि हम 22 सितंबर से ही सरकार इसको क्यों लागू करने वाली है। हम सब जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होने वाली है, दिवाली, बड़े बड़े जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिविटी शुरू होने वाली है। तो हम ये जानते हैं कि आम लोग बहुत खर्च करते हैं, खुलकर खर्च करते हैं। धनतेरस जैसे बड़े फेस्टिवल में हम बड़े बड़े सामान लेते हैं, और आम घरों की ये बहुत कॉमन बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट पहुँचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और फिर वही साइकिल हमारा वापस से। और उस समय में जो मतलब सस्ती चीजें मिलेगी, उससे और ज्यादा बाजार जी, और बाजार का मूड भी बहुत अच्छा होगा। अभी हमने उस पर भी बात की, उस पक्ष पर भी बात की कि ये इमोशनल वैल्यू कैसा होगा लोगों का इस वक्त। तो इमोशनल वैल्यू भी इस साल तो जो हम कहते हैं ना कि भूटान सबसे आगे होता है अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स देखें तो अगर वो भी हमारा एक अहम कंपोनेंट है, तो मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ने के लिए बहुत सही एक पायदान। मधुसूदन जी, हंसते खेलते हुए हमारी अर्थव्यवस्था आगे की तरफ बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि सचमुच में ऐसा दृश्य जो मैडम व्याख्या कर रही हैं वो होगा? ऐसा एकदम होगा सर, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको आभास लग रहा है? जी बिल्कुल। कैसे लग रहा है आपको? मतलब यही जो आम जनता है जी, उनकी जो परचेज पावर बढ़ेगी, टैक्स कम होने से वो सामान को खरीद पाएंगे, तो उनमें एक खुशी का माहौल आएगा। परचेज पावर भी बढ़ेगी, और मुझे लगता है सामानें भी तो सस्ती होगी। हाँ, सब वही, सामान सस्ता होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। और उनका स्वास्थ्य बढ़ाने का एक उपाय और लगाया गया है इस जीएसटी में। जी जी, स्वास्थ्य खराब हो तब तो अच्छा करने के लिए दवाइयाँ सस्ती हो गई, और आपका स्वास्थ्य खराब ना हो इसलिए आप वो सब चीजें न खाए पिए जो आपका स्वास्थ्य खराब करता है। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कहा। मृत्युंजय जी, इसकी आप बड़ी अच्छी व्याख्या कर सकते हैं कि इस स्लैब में कुछ पर जीएसटी बढ़ा भी दिया गया है। वो क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ये तो पक्ष छूट ही रहा था लगता है। बिल्कुल। तो इकोनॉमिक टर्म्स उसको सिन गुड्स बोलते हैं। जी, सिन गुड्स है ना। तो बेसिकली वैसी चीजें जो सरकार या समाज नहीं चाहता है आप कंज्यूम करें, लेकिन आप उसको कंज्यूम कराना रोक नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए और इतिहास पलट के देख लीजिए, अगर आप उन चीजों को बैन कर देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उससे बस उसका रिएक्शन भी हो सकता है ना, रिएक्शन भी होगा, उसका सिंपल प्राइस बढ़ेगा, उसके काउंटरफेट आएंगे, लेकिन उसका कंजम्पशन नहीं कम होगा। तो उसके कंजम्पशन कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको सीक्वेंशियली या धीरे धीरे उसका टैक्सेशन बढ़ाते जाइए, उसको प्राइस इतनी बढ़ाते जाइए कि लोग कम से कम कंजम्पशन कम करते जाओ। अचानक से बंद तो नहीं होगा, लेकिन उनको पिंच करेगा बार बार। तो इस कारण से जितने भी हमारे सिन गुड्स, अरे भाई ये ज्यादा खर्चा हो रहा है, कम करो इसको, खत्म करो इसको। तो स्मोकिंग वगैरह जो चीजें हैं जो एकदम अनडिजायरेबल है, पूरा सामाजिक तौर पे अनडिजायरेबल है, उस व्यक्ति के हेल्थ के तौर पर अनडिजायरेबल है, गवर्नमेंट को टैक्स भी आता है, वो जानती है कोई सोल्यूशन भी नहीं है उसको बैन करना, तो कहती है कि अब तुमसे मैं 40% टैक्स लूंगी इसका। तो अगर तुम्हें स्मोक करना है तो आपको
पिंच करेगा कि आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है इनफैक्ट मेरे को लगता है। अच्छा, तो किस किस चीज़ पर डॉक्टर साहब आप ज़्यादा किस किस चीज़ सबसे पर? मजा मुझे तब आया जी जी। जब मैंने पढ़ा कि कोका कोला, फंटा और फिजी गुड्स, हाँ, ये सब जो फिज ड्रिंक हैं उन पर 40% कर दिया गया है। बहुत अच्छा। कैफीन और शुगर वाले जी, और शुगर पर ज्यादा कर दिया गया है, लेकिन हमारे मिठाइयों हमारे पर समाज कम में वो बीमारियां भी बढ़ रही थी। बीमारियां, हाँ, लेकिन बढ़ रही। मिठाइयों को सस्ता किया गया। ये तो बड़ी वो अच्छी बात है। इसलिए सस्ता किया गया क्योंकि मिठाइयाँ हमारे कल्चर का एक हाँ, हिस्सा है। सांस्कृतिक संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। जी, तो बिल्कुल। अब नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, छठ पर्व आ रहा है, तो वैसा में देखिए मिठाइयों को तो आपको ठीक है, आपको ये बताया जाएगा कि कम खाएं, लेकिन महंगा करना उसको हमारे भावनाओं के साथ खेलवाड़ करना होता है, इसलिए उसको महंगा नहीं किया गया। लेकिन जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बिल्कुल जैसे सर ने कहा, सिगरेट पीना, वो समझिए आईटीसी का तो शेयर अभी भी गिर ही रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि फिर सिगरेट का दाम बढ़ने वाला है। कोका कोला, फिजी, जितने भी ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, वो उसके सब कारण 40 हमारा मतलब हमारा जो स्वास्थ्य है, हाँ। जीवन देश का जो स्वास्थ्य है, हाँ। लोगों का स्वास्थ्य है, उसके कारण खराब हो रहा है। ये आए दिन जो यूथ है उसमें हार्ट अटैक्स के केस इतने प्रिवलेंट बढ़ हो गए चुके थे, हैं, बिल्कुल। इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि ये होना भी एकदम वाजिब है। बहुत अब जरूरी। देखिए बहुत- 40% का टैक्स अगर सिगरेट्स में, अगर एक इंसान जो चेन स्मोकर है वो एक दिन में अगर 6 बार पी रहा है, तो हम वैसा हाँ, भी बिल्कुल कैलकुलेट पिंच कर करें, सकते बहुत हैं। अच्छी बात। बहुत मतलब हेल्दी चर्चा हम लोगों ने किया, और ये समावेशी विकास में जीएसटी 2.0 का क्या रोल होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी कितना ग्रोथ करेगी, और इससे किस किस सेक्टर में हमको फ़ायदा होने वाला है, इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। आप तमाम विशेषज्ञों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आप आए, आपका आभार। और ऐसे ही विषय के साथ हम आगे भी उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार। जो है जोहार।